नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। आगाज करेंगे इस बुलेटिन का टोक्यो ओलंपिक के साथ। तो आज टोक्यो ओलंपिक में भारत का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज कई अहम मुकाबले होंगे। इसमें खास तौर पर बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु के सेमीफाइनल मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जो दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। उधर इंडियन वुमेन हॉकी टीम भी आज गेम में बने रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला करेंगी। अगर टीम इंडिया मैच जीत जाती है तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच सकती है। वहीं तीरंदाजी की अगर बात की जाए तो प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के अतानु दास और फरुकावा के बीच अहम मुकाबला होने वाला है। तो नौकायन में गणपति केलपांडा और वरुण टक्कर दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही निशानेबाजी में भी भारत की महिला खिलाड़ी जौहर दिखाती नजर आएंगी। क्वालिफिकेशन राउंड होगा जिसमें तेजस्विनी सावंत और अंजुम मौद्रिल मुकाबला करेंगी। और मुक्केबाजी में अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए अमित पंघाल तो क्वार्टर फाइनल के लिए पूजा रानी का मुकाबला होगा। तो आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक बार फिर से सबके मन में यही उम्मीद कि आज एक बार फिर से भारत को मेडल मिल सकता है। आज पीवी सिंधु सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। उनका ब्रोंज मेडल तो पक्का माना ही जा रहा है, लेकिन अगर आज वो सेमीफाइनल जीत जाती है तो सिल्वर, और फिर उसके बाद भारत को उम्मीद होगी गोल्ड की। और उसके बाद ही अगर तीरंदाजी की बात करें तो अतानु दास का आज प्री क्वार्टर फाइनल मैच है, और अगर वो इसे जीत जाते हैं तो वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा भी जो अलग अलग गेम्स हैं उसमें आज भारतीय खिलाड़ी दमखम के साथ मैदान पर उतरेंगे और पूरी कोशिश करेंगे ओलंपिक गेम्स में बने रहने की। आपको बता दें, पिछले बार जब ओलंपिक हुए थे तो पीवी सिंधु ने पूरे भारत का मान रखा था, भारत को सिल्वर दिखाया था और उसके बाद से उन्हें सिल्वर गर्ल कहा जाता है। और एक बार फिर से पूरे भारत को उम्मीद है कि एक बार फिर से पीवी सिंधु भारत का नाम रोशन करेंगी और इस बार वो भारत को गोल्ड दिलाएंगी। आज उनका सेमीफाइनल मुकाबला है, दोपहर 3 बजे ये मैच खेला जाएगा। और मुक्केबाजी की अगर बात की जाए तो पूजा रानी और अमित पंघाल का आज मुकाबला है। ओलंपिक्स में बने रहने के लिए उनका आज का ये मुकाबला होगा। तीरंदाजी की अगर बात की जाए तो अतानु दास भी आज मैदान में है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच वो खेलेंगे। निशानेबाजी में तेजस्विनी सावंत और अंजुम का भी आज मुकाबला है। इसके साथ ही अगर हॉकी की बात की जाए तो आज भारतीय महिला हॉकी टीम का दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला होने वाला है। कल बेहद शानदार तरीके से उन्होंने सामने वाले टीम को मात दी थी। और नौकायन की बात करें तो आज उसके भी खिलाड़ी मैदान में होंगे। तो ओलंपिक से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खैर, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, सीएम भूपेश बघेल पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों का जो पदभार ग्रहण समारोह होगा उसमें सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें, युवा आयोग, शाकंभरी बोर्ड और वित्त आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों का आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में, इस समारोह में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजस्थान दौरे पर रहने वाले हैं। राजस्थान कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक लेंगे ताम्रध्वज साहू। आपको बता दें, इस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं ताम्रध्वज साहू और इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और घोषणा समिति पत्र के अध्यक्ष होने के नाते ताम्रध्वज साहू आज राजस्थान जा रहे हैं और कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की वो बैठक लेंगे। और इस दौरान उनके साथ सीएम अशोक गहलोत और जो राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनसे आज वो संवाद करने वाले हैं। और ये संवाद का कार्यक्रम सुबह 10 बजे रखा गया है। और वहीं मुख्यमंत्री दिव्यांगों को सुबह 11 बजे 4146 दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरण करेंगे। और छिंदवाड़ा में करीब
4.25 करोड़ की लागत से ये उपकरण बनाए गए हैं और इसे वो दिव्यांगों को बांटेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और फिर इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वो 2:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा में नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी एससी मोर्चा में प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड बीजेपी एससी मोर्चा की प्रभारी कमला पाटले को बनाया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी एससी मोर्चा के प्रभारी सतीश मालवीय को बनाया गया है और इसी तरह डॉक्टर भोला सिंह को मध्य प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी एससी मोर्चा के अलग अलग राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी नामों का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर भोला सिंह को मध्य प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। आपराधिक मामला दर्ज होने पर कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने संबंधी आदेश को अब वापस ले लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस आदेश को वापस लेने के लिए आदेश जारी कर दिया है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसा आदेश जारी किया था कि जिस छात्र पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो ऐसे को प्रवेश नहीं मिल सकता। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब कोई आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा विधानसभा और संसद प्रत्याशी का चुनाव लड़ सकता है, उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तो छात्र को कॉलेज में दाखिला आखिर क्यों नहीं मिल सकता। लोकतंत्र में छात्र नेता लोक हितैषी मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं, ऐसे में कई बार उन पर प्रकरण दर्ज हो जाते हैं, इसलिए हर विद्यार्थी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग सबको प्रवेश देगा और उन्होंने ये कहा कि इस आदेश को बदलने के लिए मैं भी सहमत हूं। के पदाधिकारियों ने और अन्य लोगों ने संपर्क किया और कहा कि यह निर्णय अपने को बदलना चाहिए, तो मैं सहमत हूं इस बात से और मैंने उच्च शिक्षा कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी पे अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध है किसी थाने में, उससे किसी का भी प्रवेश रोका नहीं जाए, उनको सामान्य रूप से प्रवेश दिया जाए। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सटोरियों से पैसे लेने के मामले में 7 और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ऐशबाग थाने के हैं ये तमाम पुलिसकर्मी और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में ये बात सामने आई है, ये साक्ष्य मिले हैं कि सटोरियों से इनकी मिली भगत थी और सटोरियों से इन्होंने पैसे भी लिए थे और अब सबूत के आधार पर एसपी ने इन 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले ऐशबाग में बदमाश जुबैर मौलाना का बड़ा जुआ पकड़ाया गया था, तब टीआई समेत 12 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया था और अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच एएसपी ने बरमूडा और गमछा ओढ़कर रात के अंधेरे में मोबाइल टॉर्च का सिग्नल देकर के दबिश दी थी और उसके बाद इस पूरी बड़ी वारदात का खुलासा हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी सियासी हलचल और इसके अलावा दूसरी आम खबरें जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की यदि बड़ी खबरों की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्कूल के छात्रों से संवाद करेंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जितने सरकारी और प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें टीचर्स और उसके साथ ही साथ पेरेंट्स भी इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी उसमें जुड़ेंगे। कोरोना काल में जिस विपरीत परिस्थितियों में रह करके ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई हैं, पढ़ाई का जितना थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और जो बच्चों ने भी मानसिक प्रेशर जिस तरीके के झेला है, उस पूरी बातों को लेकर के, उन पूरे पक्षों को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, उनसे उनके जो अनुभव है वो भी जानेंगे, आगे क्या कुछ रणनीतियाँ रह सकती है, उनसे बच्चों से इस बारे में भी जो है बातचीत की जाएगी कि कोरोना काल चूँकि तीसरी लहर की आशंका जो जताई जा रही है, उस बीच में क्लासेस खोलना सभी के लिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में केवल कक्षा 11वीं और 12वीं की ही कक्षाएं खुली है, ऐसे में पूरी कक्षाओं को खोलना और बहुत सारे ऐसे तमाम पक्ष जो स्कूल से और विद्यार्थियों से जुड़े हैं उन पर जो है चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। इसके अलावा दिव्यांग
दिव्यांगों को उपकरण जो है वो देने वाले हैं वीसी के जरिए ही। करीब 4.5 करोड़ की लागत से जो 4,136 करोड़ उपकरण है उनका भी वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा भी प्रस्तावित है। करीब दिन में 2:30 बजे वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वो कुछ बीजेपी के बड़े नेता और आला कमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा हम यदि गैर सियासी खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता पूरी तरीके से दिख रही है। काफी पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है येलो से लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक करीब इस हफ्ते आने वाले लगभग 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम इसी तरह से रहेगा। हल्की से लेकर भारी बारिश कई जिलों में हो सकती है। क्योंकि नीलम, इन तमाम खबरों पर आप नजर बना के रखिएगा। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ गई है रायपुर से और इस वक्त वो छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी देंगी। जी प्रिया, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल आकांक्षा, आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो हैं वो राजस्थान के दौरे पर हैं। वे वहां पर जो घोषणा पत्र समिति है उसकी बैठक लेंगे। घोषणा पत्र समिति की राजस्थान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं ताम्रध्वज साहू और इस बैठक में अशोक गहलोत समेत तमाम मंत्रीगण शामिल होंगे। सरकार आने से पहले क्या कुछ वादे किए गए थे, किन वादों पर कितना काम किया गया और वो प्रमुख वादे जिनके बलबूते सरकार आई थी उन पर कितना काम हो सका है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे किस तरीके की रणनीति बनाकर काम किया जाना है, क्योंकि 2.5 साल बाद चुनाव है और घोषणा पत्र एक अहम बिंदु होता है चुनाव में, तो आगे किस तरीके से और काम किया जा सकता है, घोषणा पत्र को और ज्यादा से ज्यादा वादे पूरे करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 आयोगों के अध्यक्षों के पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें वित्त आयोग है, शाकंभरी बोर्ड है, इसके अलावा भी एक और बोर्ड है। इन तमाम बैठकों में जो है माफ कीजिएगा, पदभार ग्रहण में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा आकांक्षा, प्रदेश में लगातार कोरोना की स्थिति जो है वो कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है और ये राहत की खबरें हैं। ये तमाम खबरें आकांक्षा जिन पर आज दिन भर IBC 24 नजर बनाकर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का ये मॉर्निंग अपडेट था। ताजा अपडेट भी हम आप दोनों से ही लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको भिंड से बता दें, बारिश के चलते इस जेल की जर्जर दीवार गिर गई है और जिला जेल में ये बड़ा हादसा हुआ है। बैरिंग नंबर 6 में बंद 21 कैदी घायल बताए जा रहे हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन आनन फानन में वहां पहुंचा हुआ है और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिला जेल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जो जर्जर दीवार थी बारिश की वजह से वो गिर गई और ऐसे में बताया जा रहा है कि बैरिंग नंबर 6 में जो 21 कैदी बंद थे वो घायल हो गए हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बारिश के चलते जर्जर जेल की दीवार गिर गई है और इस हादसे के बाद 21 कैदी घायल बताए जा रहे हैं। सभी को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालात रहे होंगे जेल में और ये हादसा कितना भीषण रहा होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दिलीप से। दिलीप, क्या है ये पूरा मामला? जेल की दीवार गिर गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भिंड में जो तेज बारिश का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार 5 दिन से हो रही बारिश के चलते जो जेल है, जो काफी पुराना जो जेल था और इसकी जो दीवार है इसमें ढह गई है और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें पूरी जेल में 250 के तकरीबन कैदी बंद थे। जो बैरिंग की जो दीवार गिरी है वो बैरिंग नंबर 6 है और उसमें 65 के लगभग उसमें कैदी बंद थे। इसमें 21 कैदी जो आधिकारिक पुष्टि के तहत बताएं तो इसमें 21 कैदी टोटल उसमें घायल हुए हैं और इसमें 2 की हालत काफी गंभीर है और मौके पर SP कलेक्टर भी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने जो 2 घायल जो गंभीर थे उनको के लिए रेफर कर दिया गया है और उनका सबसे बड़ी इसमें लापरवाही देखने की मिल रही है कि जबकि नया जेल बनाया जा चुका है, उसमें कुछ मेंटेनेंस का भी काम पूरा शेष रह गया, उसके बावजूद भी जो कंडम जो जेल थी इसमें जो कैदी बंद थे, लेकिन उसमें नई जेल में शिफ्टिंग नहीं की गई है। हालांकि अधिकारी इसमें बचने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप नजर बना के रखिएगा दिलीप, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा।
वहाँ 6 बैरक है, उसमें से एक बैरक है जिसमें 5:15 बजे के आसपास कोलैप्स हुए हैं और इसमें कुल मिला के वहाँ 255 कैदी है और उस बैरक में 64 कैदी थे और उसमें से 22 लोग का इंजरी हुआ है जिसको जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और बाकी कैदी सेफ है और 22 कैदी में 2 कैदी क्रिटिकल स्थिति में है। एक पूरा बैरक गिरा है, उसका जांच किया जाएगा क्योंकि जेल भी बहुत पुराना बिल्डिंग है। अब बात करेंगे मुरैना की, जहां रेत माफियाओं ने एक बार फिर से वन अमले पर हमला बोल दिया। वन अमले ने अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछा करने की कोशिश की और उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान भागने के चक्कर में ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया, जिसके बाद चालक ने फोन कर पास के गांव से साथियों को बुला लिया और फिर लोगों ने पहुंचकर वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी। आरोपी ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए, लेकिन ट्रॉली वहीं छोड़ गए। हालांकि घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना देवरी के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रेत माफिया अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था। वहीं धौलपुर की तरफ से देवरी के पास जैसे ही पहुंचा तभी वाहन जांच में लगे देवरी वन डिपो के कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका। वो तेजी से भागने लगा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर खंबे से जा टकराया और फिर माफिया ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर फायरिंग कर दी। कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। देश भर में अब तक 46 करोड़ 6 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से अकेले 2,27,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने भी टीका लगाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को वैक्सीन की 44,38,901 डोज दी गई है। 18 से 44 आयु वर्ग में 20,96,446 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 3,41,500 लोगों ने दूसरी खुराक ले ली है। इस एज ग्रुप में अब तक कुल 15 करोड़ 17,27,430 लोगों ने पहली डोज और 80,31,11 लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। कुल मिलाकर अब तक 46 करोड़ 6,56,534 लोगों को पहला और दूसरा डोज लग चुका है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 जुलाई को गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम और डर को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को एक विस्तृत नोट भेजा था। इसमें वैक्सीन को लेकर सभी जानकारियां दी गई थी। नोट में गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने से लेकर उसके फायदे भी बताए गए थे। आइए अब आपको बताते हैं नेशनल कोरोना अपडेट। देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,495 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब इससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 46 लाख को पार पहुंच गया है। देश में 37,306 मरीज स्वस्थ हुए हैं और देश में 598 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 लाख को पार कर गई है। केरल में चौथे दिन में 20,000 से ज्यादा केस मिले हैं। यहां एक दिन में 20,772 संक्रमित की पहचान हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र में 6,600 और आंध्र प्रदेश में 2,068 नए केस मिले हैं। नवा रायपुर के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी और शिक्षकों पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन मेहरबान है। कई कर्मचारी और शिक्षक को पात्रता से ज्यादा वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जिनसे लाखों की वसूली की जानी है, लेकिन इसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन सख्त नहीं है। विश्वविद्यालय ने एक नॉन टीचिंग स्टाफ RR साहू और टीचिंग स्टाफ डॉक्टर अविनाश सामल को पात्रता से ज्यादा वेतन का भुगतान किया है। इन दोनों से अलग अलग 15,65,000 और 22,20,000 रुपए की वसूली भी की जानी है, लेकिन कार्य परिषद की बैठक के बाद भी इनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि मामला उनकी जानकारी में है, लेकिन जो भी फैसला होना है वो कार्य परिषद से ही होगा। कहा जाता है कि धूम्रपान से श्वास, दमा और फेफड़े संबंधी रोग होते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक हुक्के के धूम्रपान से इन रोगों से निजात मिल रही है। सुनकर हैरानी होगी, पर सच्चाई यही है। देश में पहली बार उज्जैन में आयुर्वेद पद्धति से एक हुक्के के धूम्रपान से ही इन रोगों का इलाज किया जा रहा है। उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में साल 2018 में धूम्रपान चिकित्सा इकाई शुरू की गई, जिसमें कई जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए दमा रोग का इलाज किया जा रहा है। ये देश की पहली ऐसी इकाई है जहां धूम्रपान से दमा और फेफड़े संबंधी रोगों का इलाज किया जा रहा है। अस्थमा की दिक्कत थी, बचपन से अस्थमा की दिक्कत थी
तो यहाँ पर मैं पिछले साल 2020 में जनवरी में आया था अस्थमा की शिकायत लेकर के। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरीके से हुक्का वगैरह पी करके आराम लगेगा। तो उस टाइम भी मैंने हुक्का पिया था, तो उससे मुझे काफ़ी आराम लगने लगा। धूमपान पद्धति से अस्थमा या दमा रोग का इलाज किया जाता है, जिसमें हम हमारे आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित विभिन्न औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तेजपत्ता है, मुलेठी है, इलायची है, पीपल की छाल है, बरगद की छाल है। इस तरह के अनेक द्रव्य आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है, जिनका प्रतिदिन प्रयोग कहा गया है। बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जहां अधूरा निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर खास तौर पर ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा के उमरहर गांव में एक युवक पुलिया क्रॉस करते वक्त गड्ढे में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से युवक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। दरअसल जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की निर्माणाधीन पुलिया को, जो कि काफी वक्त से अधूरा पड़ा हुआ है, उसे पार कर रहा था, तभी वो इस हादसे का शिकार हो गया। गुस्साए लोगों का कहना है कि अधूरे निर्माण के लिए कई बार अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश के चलते, नदी नाले भरने के चलते आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। वो अचानक वहाँ गिर पड़ा तो पूरा इतना घुस गया था, तो फिर वो एक गाड़ी फेंक के और उसको पकड़ने लगा। तो फिर हम लोगों ने देखा, आवाज़ दिया उसने कि भाई कोई दौड़िए दौड़िए। भैया ने बोला भैया रस्सी से खींचने बोले, एक लड़का फंस गया था मेरे घर। तो हम आए, हमने रस्सी में बांधा, फिर जीपा मैंने वो निकल गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।